वाई इज इंडिया अ फोर्स टू बी रेकन विद? क्यों दुनिया की बड़ी ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या रशिया, इंडिया की तरफ देखते हैं? क्यों हर ग्लोबल मुद्दे पर इंडिया की राय मायने रखती है? क्यों इतनी बार कोशिशों के बावजूद कोई भी इंडिया को दबा नहीं पाया? क्या वजह है कि वेस्ट को बार बार इंडिया की ग्रोथ से डर लगता है? क्यों पाकिस्तान, चाइना और कई दूसरे देशों को मिलाकर भी इंडिया की डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और मिलिट्री से टक्कर लेने में दिक्कत होती है? क्या इंडिया में कुछ ऐसा है कि जो बाकी दुनिया में नहीं? क्या भारत वाकई इतना ताकतवर है? क्या हम इंडियंस को खुद नहीं समझना चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है? आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडिया की मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, वॉलंटियर्स, स्ट्रेंथ एंड बियॉन्ड गैप्स के बारे में। आज भी इंडियन आर्मी मैन पावर में दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है और ये सब वॉलंटियर बेस्ड है, कोई भी जबरदस्ती नहीं। सेकंड, इंडिया के पास आज न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी है, मतलब जमीन, समंदर और हवा से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल जेट्स, सुखोई 30 MKIs और अब इंडिजीनियस तेजस भी है, यानी मॉडर्न एरियल कॉम्बैट के लिए हमारा देश पूरी तरह तैयार है। पॉइंट नंबर 4, डिस्पाइट सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी बैन, इंडिया ने खुद की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD सिस्टम डेवलप किया है। DRDO ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से कई एडवांस वेपन्स बनाए हैं, जैसे अग्नि, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल्स। पॉइंट नंबर 5, इंडिया ने अपने दम पर INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाए जो सिर्फ सुपर पावर्स ही कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 6, इंडियन नेवी आज इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन चुकी है और चाइना के एक्सपेंशन को ओपनली काउंटर करने में सक्षम है। पॉइंट नंबर 7, इंडिया का साइबर कमांड और अब डिफेंस स्पेस एजेंसी दिखाता है कि हम फ्यूचर वॉरफेयर के लिए भी तैयार हैं। पॉइंट नंबर 8, मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव से इंडिया ने आर्म्स इंपोर्ट कम करके खुद की मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। पॉइंट नंबर 9, इंडिया रेगुलरली कंडक्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद USA, रशिया, फ्रांस, इजराइल, जापान और एशियन कंट्रीज। दैट मींस फुल ग्लोबल कॉर्पोरेशन। डिस्पाइट लो मिलिट्री बजट कंपेयर टू USA और चाइना, इंडिया ने स्मार्ट स्ट्रेटेजी और लोकल इनोवेशन से कंपेंसेट किया है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे ऊंचाई पर तैनात मिलिट्री पोस्ट सियाचिन है, जहां जवान एक्सट्रीम कंडीशंस में भी डटे रहते हैं। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है और ये एक्सपेंडिचर सोल्जर्स की सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन में लगाया जा रहा है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने कई बार UN पीस कीपिंग मिशंस में लीडिंग रोल निभाया और दुनिया में पीस के लिए भी काम किया। इंडियन मिलिट्री ने सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 जैसे प्रिसाइज बोल्ड एक्शंस ने अपनी ताकत साबित की है। बॉर्डर पर डिप्लॉयड इंडियन सोल्जर्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स -40°C टू +50°C में भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते। इंडिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन वॉरफेयर में भी तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर रेडी आर्मी बन सके। और अब हम बात करेंगे इंडिया के उस वक्त की जब इंडिया ने सबसे पहला टक्कर दिया अमेरिका को। 1960s में इंडिया का एक भयानक फूड क्राइसिस हुआ था जो आप सभी को याद होगा। हर साल मॉनसून की मार और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से फूड ग्रेन्स की जबरदस्त कमी हो गई थी। उस वक्त अमेरिका ने PL 480 स्कीम के तहत वीट भेजना शुरू किया। पब्लिक लॉ 480 एक अमेरिकन प्रोग्राम था जिसके जरिए US सरप्लस फूड गरीब देशों को देता था, लेकिन शर्तों के साथ, जिसका US ने एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। जब भी इंडिया ने ऐसी कोई फॉरेन पॉलिसी ली जो अमेरिका को पसंद नहीं आती, जैसे USSR के साथ रिलेशन बढ़ाना, तब वो वीट शिपमेंट्स को बंद करने की धमकी देने लगता। ठीक जैसा 1965 के इंडो पाक वॉर के टाइम पे भी अमेरिका ने ऐसा ही दबाव डाला। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गिब्राल्टार लॉन्च किया और वॉर शुरू हुआ, तब अमेरिका ने इंडिया को कहा कि अगर कहीं तुम वॉर पे जाओगे तो हम शिपमेंट्स रोक देंगे। इंडिया को खुली धमकी दी गई थी कि अगर उसने पाकिस्तान पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया या बॉर्डर पर वॉर छेड़ी तो अमेरिका PL 480 के तहत वीट भेजना बंद कर देगा। ने कहा गया कि अगर इंडिया को फूड चाहिए, यानी इंडिया को अगर खाना चाहिए, तो उसे रूपी डिवैल्यूएशन 57% तक गिरानी होगी और कुछ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज भी माननी पड़ेंगी। US के प्रेशर के बावजूद इंडिया ने अपने तरीके से जवाब दिया और बिना किसी मिलिट्री अलायंस में घुसे इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू की, जिसे लीड किया डॉक्टर MS स्वामीनाथन और US साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने भी मदद दी। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा दिया। व्हीट और राइस के हाई यील्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन सिस्टम्स लाए गए
कुछ सालों में ही इंडिया ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली और 1970s के आते आते इंडिया को किसी से अनाज मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वही इंडिया था जिसने 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बनकर एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था। नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया गया जब दुनिया के कई देश इंक्लूडिंग यूएस इंडिया से राइस मांग रहे थे। 2023 में जब वेस्ट ने इंडिया से राइस एक्सपोर्ट खोलने की रिक्वेस्ट की तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, पहले मैं अपने लोगों का पेट भरूंगा फिर दुनिया का। ये एक सिंबॉलिक जवाब था। डिकेड्स पुरानी उन ह्यूमिलेशंस का जवाब दिया गया जो इंडिया को फूड के बदले दी गई थी। अब वही भारत फूड पॉलिटिक्स का किंग मेकर बन चुका है। ये कहानी ये साबित करती है कि इंडिया को अंडर एस्टिमेट करना एक हिस्टोरिकल गलती रही है और यह देश भूख, युद्ध, धमकियों और संकटों से निकलकर आज दुनिया को भोजन देने वाला सबसे बड़ा प्रोवाइडर बन चुका है। अभी हम बात करेंगे इंडिया के डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ के बारे में। ना किसी के गुलाम, ना किसी के दबाव में झुके। इंडिया ने कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर दोनों से रिलेशन बनाए, लेकिन खुद को नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर बनाकर रखा। आज भी इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्लियर है, इंडिया फर्स्ट, ना नाटो ना किसी मिलिट्री अलायंस में। इंडिया ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम लिए और वही यूएसए से भी मिलिट्री कॉर्पोरेशन बनाए रखा। दोनों को बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं है। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए तब भी इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया। इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ डीप रिलेशन है। इजराइल से डिफेंस कॉर्पोरेशन और अरब नेशन से एनर्जी टाइज, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा। इंडिया और जापान के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशंस और इंडो पैसिफिक में चाइना की अग्रेशन को काउंटर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अफ्रीकन नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से गुडविल क्रिएट की, जहां चाइना सिर्फ लोन डिप्लोमेसी खेलता है। इंडिया ने एशियन कंट्रीज के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमी और डिफेंस टाइज को बढ़ाया। जब यूक्रेन वॉर हुआ तब इंडिया ने न रशिया के खिलाफ वोट किया, न ब्लाइंडली वेस्ट का साथ दिया, लेकिन साइमल्टेनियसली ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी दी। यूएन में भी इंडिया ने हमेशा पीस और डायलॉग को प्रमोट किया, चाहे वो पाकिस्तान इशू हो या साउथ चाइना सी। मोदी गवर्नमेंट ने विश्व बंधु का रोल अडॉप्ट किया, हर देश को साथ लेकर चलने की कोशिश की। इंडिया क्वाड का मेंबर होते हुए भी इंडिया ने चाइना से डिप्लोमेटिक टॉक्स जारी रखे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन के। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल साउथ की आवाज को हाईलाइट किया। पहली बार डेवलपमेंट कंट्रीज को इक्वल प्लेटफॉर्म मिला। जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तब इंडिया ने बिना किसी शर्त के सबसे पहले सबसे ज्यादा मदद भेजी, डिप्लोमेसी के साथ ह्यूमैनिटी भी दिखाते हुए। जब तालिबान ने अफगानिस्तान टेक ओवर किया, इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखी और अफगान माइनॉरिटीज के इवैक्यूएशन में मदद की। इंडिया ने रशिया यूक्रेन वॉर के बीच अपने 20,000 छात्रों को सेफली इवैक्यूएट किया। इसका उदाहरण पूरी दुनिया ने ऑपरेशन गंगा से देखा। दुनिया जब इजराइल पाकिस्तान इशू पर डिवाइडेड थी, इंडिया ने बैलेंस स्टेटमेंट दिया और पीस की बात की। इंडिया आज ब्रिक्स, SCO, क्वाड, I2U2 जैसे मल्टीपल ग्लोबल ग्रुप्स का हिस्सा है। सब में अपना इंडिपेंडेंट और सब में अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रखता है। सुपर पावर की आंख में आंख डालकर बात करने की डिप्लोमेसी सिर्फ इंडिया कर पाया, बिना झुके, बिना गिड़गिड़ाए। 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ डिसिसिव एक्शन लिया तब यूएस ने टास्क फोर्स 74 को बे ऑफ बंगाल में भेजा। एक क्लियर वार्निंग थी कि इंडिया इसके आगे ना बढ़े। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने पाकिस्तान को सेंटो और सीएटो जैसे मिलिट्री अलायंसेस में शामिल किया, जिससे उसे स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला। 2009 में यूएसए ने कैरी लूगर बर्मन एक्ट के तहत पाकिस्तान को $1.5 बिलियन पर ईयर की नॉन मिलिट्री एड दी, जिससे उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री को मजबूती मिली। चाइना ने पाकिस्तान को एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर जैसे JF-17 फाइटर जेट्स और युआन क्लास सबमरीन सप्लाई किए, जिससे उसकी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज बढ़ी। बांग्लादेश ने चाइना से 78% मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट किया, जिसमें सबमरीन, स्टेल्थ कोवर्टिस और एडवांस मिसाइल सिस्टम शामिल थे। चाइना ने बांग्लादेश में $40 बिलियन से अधिक का निवेश किया, जिसमें पाया पोर्ट और पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स शामिल थे। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट यानी अभी जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट चल रही है, उसके एक पूर्व जनरल ने सुझाव दिया कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चाइना के साथ मिलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करना चाहिए। लुक एट द ऑडेसिटी।
चाइना ने बांग्लादेश को $5.57 बिलियन का कर्ज दिया, जो उसके टोटल एक्सटर्नल डेप्थ का 9% है। 9%, जिससे ढाका पर बीजिंग का प्रभाव बढ़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक टाइज फिर से मजबूत हो रहे, जिसमें चाइना की भूमिका महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक टाइज मजबूत हो रहे और इस पे चाइना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच स्ट्रैटेजिक और डिप्लोमेसी टाइज बढ़ रही है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका चाइना निभा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। यूएसए ने कई बार पाकिस्तान को आईएमएफ बेल आउट दिलवाने में मदद की, जिससे उसकी इकोनॉमी को सस्टेन करने में मदद मिलती है। चाइना और पाकिस्तान ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स के जरिए अपने टाइज को मजबूत किया। इंडिया ने चाइनीज स्टेट मीडिया के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जब उन्होंने कश्मीर क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान के प्रोपागेंडा को बढ़ाया। यूएसए ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीजफायर ब्रोकर किया, जिससे इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल उठते हैं। चाइना ने बांग्लादेश में लाल मुनीराहत एयरबेस को डेवलप करने की पेशकश की, जो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, एक स्ट्रैटेजिकली चिंता का विषय। बांग्लादेश ने टर्की से बायरक्टर TB2 ड्रोन्स खरीदे, जिससे उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में वृद्धि हुई। चाइना ने बांग्लादेश को जीरो टैरिफ ट्रीटमेंट दिया, जिससे उसकी इकोनॉमिक टाइज और मजबूत होते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कल्चरल और एजुकेशनल आउटरीच बढ़ाया, जिससे इंडिया की क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस को चुनौती मिल रही है। अगेन, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के साथ कल्चरल और एजुकेशनल आउटरीच बढ़ रहा है और इससे इंडिया की क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस को चुनौती मिल रही है। अगेन आई एम हाईलाइटिंग इट्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। इंडिया के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज को मजबूत करे, ताकि क्षेत्रीय स्टेबिलिटी बनी रहे। इंडिया ने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी है और एक्सटर्नल प्रेशर्स के बावजूद अपनी सॉवरेनिटी को बनाए रखा है। इंडिया ने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में अग्रणी भूमिका निभाई है, चाहे वो भूकंप प्रभावित नेपाल हो या बाढ़ग्रस्त श्रीलंका। इंडिया ने सहायता तुरंत और हर बार पहुंचाई है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इंडिया ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत 150 से अधिक देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की, जिससे उसकी ग्लोबल गुडविल की वृद्धि होती है। ऑपरेशन दोस्त के तहत इंडिया ने तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत सामग्री और मेडिकल टीम्स भेजे, जिससे उसकी ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी को बल मिलता है। बट व्हाट गुड वाज इट? टर्की स्टिल अलाइंस इटसेल्फ विद पाकिस्तान। ऑपरेशन राहत के तहत इंडिया ने यमन में फंसे 4000 से अधिक भारतीयों और 1000 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला, जो उसकी इवैक्यूएशन कैपेबिलिटीज को दर्शाती है। इंडिया ने यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे अधिक सैनिक भेजे हैं, जो उसकी ग्लोबल पीस कमिटमेंट को दर्शाता है। ऑपरेशन मैत्री के तहत इंडिया ने नेपाल में आए भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया ने अफ्रीकन नेशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स के माध्यम से अपने सॉफ्ट पावर को मजबूत किया। इंडिया ने श्रीलंका में सिविल वॉर के बाद पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में सहायता प्रदान की, जिससे उसकी रीजनल यानी क्षेत्रीय स्टेबिलिटी में भूमिका स्पष्ट होती है। इंडिया ने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा डैम और जरंज दिलाराम हाईवे में जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया, जो उसकी डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी को दर्शाती है। इंडिया ने मॉरिशस और सेशल्स जैसे छोटे द्वीपीय देशों को डिफेंस इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल एड प्रदान की, जिससे उसकी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन मजबूत हुई। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में $2.25 मिलियन का योगदान दिया, जो उसकी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कमिटमेंट को दर्शाती है। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT को प्रस्तावित किया, जो अभी तक यूएन में लंबित है, लेकिन उनकी लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता को दर्शाया। इंडिया ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में सहायता मिली। इंडिया ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, जिससे उसकी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत हुई। इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव्स में
तख्ता पलट को रोका, जो उसकी रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित किया, जो उसकी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर क्षमताओं को दर्शाता है। इंडिया ने ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में शांति स्थापना के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस यानी IPK भेजी, जो उसकी क्षेत्रीय पीस कीपिंग भूमिका को दर्शाता है। इंडिया ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल वॉर में निर्णायक जीत हासिल की, जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी और एक्सिक्यूशन को दर्शाता है। इंडिया ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत 2001 पार्लियामेंट्री अटैक के बाद अपने सेनाओं को फुल मोबिलाइजेशन में रखा, जो उसकी डिटरेंस कैपेबिलिटी को दर्शाता है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम अटैक के जवाब में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स किए, जो उसकी प्रोएक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। इन सभी से सिर्फ एक ही चीज सामने आती है, भारत को हल्के में मत लो। इंडिया इज ट्रूली अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, क्योंकि यह सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है जिसने हजारों सालों तक आक्रमण झेले, गुलामी देखी, अकाल और पीड़ा सही, फिर भी जिंदा रहा। ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दुनिया आज इसलिए रिस्पेक्ट करती है क्योंकि ये एंशिएंट विजडम और मॉडर्न इनोवेशन का संगम है। ये नॉन एग्रेसर होकर भी न्यूक्लियर पावर है। ये गरीबी से उठकर स्पेस मिशन करता है और इसी में किसी का पिछ लघु नहीं, नॉन अलाइंड है। हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम सभी भारतीय, देश के अंदर हो या बाहर, आपसी भेदभाव भूलकर एकता से आगे बढ़े। अगर 1.4 बिलियन इंडियंस एक दिशा में सोचे और एक दिशा में चले, वेस्ट की इन्फ्लुएंस कम होगी, चाइना का इकोनॉमिक दबाव बेअसर होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की चालें कमजोर पड़ेंगी और सबसे बड़ी बात, इंडिया दुनिया को लीड कर सकता है, सिर्फ फॉलो नहीं। जिस दिन हर भारतीय एक हो जाएंगे, वो दिन होगा जब भारत ना केवल सुपर पावर बनेगा, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनेगा जिसे पूरी दुनिया फॉलो करेगी। अब वक्त है जागने का नहीं, जगाने का, क्योंकि भारत एक भविष्य है, एक सभ्यता है और एक नई सोच है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।